आज का हमारा टॉपिक कास्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत मशीन आवर रेट, मशीन घंटा दर। दोस्तों, मशीन घंटा दर शब्द का अर्थ मशीन घंटा दर मतलब एक मशीन यदि 1 घंटे कार्य करती है तो ऐसी दशा में कितना व्यय होता है वह कहलाता है मशीन आवर रेट, मशीन घंटा दर। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जब एक ही प्रकार के वर्क करने में अनेक मशीन लगी हुई है तो ऐसी दिशा में किस मशीन पर कितना व्यय हो रहा है, उसकी कास्टिंग कैसे निकाली जाए, वह फायदेमंद है या नहीं, यह कैसे निकाले जाए, यह निकालने के लिए मशीन आवर रेट, मशीन घंटा दर, इसको शार्ट में MHR भी कह सकते हैं, यह प्रारंभ किया गया। तो मशीनें यदि एक से अधिक हैं तो ऐसी दशा में सबकी कास्टिंग अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कभी कभी एक समान मशीनें भी कुछ खराब हो गई है इसलिए उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, या कुछ मशीन बार बार खराब होती है इसके कारण उस पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, या और भी कोई कारण है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से प्रत्येक मशीन, चाहे सबकी टेक्नोलॉजी एक समान भी हो, तो भी ऐसी दशा में यह अलग अलग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसलिए हम मशीन आवर रेट के माध्यम से ये निकालते हैं। मशीन आवर रेट सामान्यतः एक सिंपल जानकारी सोचे तो ये कारखाना फैक्ट्री ओवरहेड का ही हिस्सा है और यही जो है मशीन ओवरहेड इसके माध्यम से निकलेगा। अब ये मशीन, पहला हमने आशय देखा, मशीन ओवरहेड में किन बातों का ध्यान देना है, तो इसमें सबसे मशीन की एक लागत केंद्र कास्ट सेंटर मानते हैं। मशीनों पर जो व्यय अविभाजित किए जाते हैं वे कारखाना उपरिव्यय फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। पहले ही मैंने बताया था कि जो मशीन निश्चित है, मशीन का जो वर्क है वह फैक्ट्री से संबंधित है, तो निश्चित है कि मशीन ओवरहेड भी फैक्ट्री ओवरहेड का ही एक पार्ट है। मशीन के कार्यशील घंटों का पहले से अनुमान कर लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि मशीन ओवरहेड जब हम निकालेंगे तो ऐसी दशा में खर्च जो है वो 1 घंटे में कितने होंगे यह निकालना है, परंतु इसमें हम जब प्रश्न को हल करते हैं तो यह क्वेश्चन हल करने के पूर्व ही यह निर्धारित किया जाएगा कि जो मशीन ओवरहेड निकाला जा रहा है उसमें बेस पीरियड, बेस टाइम क्या रहेगा। यह बेस पीरियड या बेस टाइम साप्ताहिक भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकते हैं, मासिक भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है, 6 माह मतलब हाफ ईयरली भी हो सकता है, और 1 वर्ष भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। तो ये मशीन ओवरहेड जब हम निकालेंगे तो उसमें निर्धारण पहले से कर लेते हैं कि हमारा बेस जो होगा वो क्या होगा, साप्ताहिक, पाक्षिक मतलब 15 दिन, मासिक, त्रैमासिक, 6 माह या 1 वर्ष। इस प्रकार से यह पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। तो जब भी प्रश्न हम जब हल करेंगे तो वहां पर यदि कोई हिंट्स दे रखी है, उसने जैसे हमें उदाहरण के लिए दे रखा है कि माह फरवरी का मशीन ओवरहेड निकालना है, तो माह फरवरी का मतलब क्या हुआ, 1 महीना। यदि उसने दे रखा है वार्षिक वर्ष 2020 का मशीन ओवरहेड निकालना है, तो आपका जो बेस पीरियड हो गया वो ईयर हो गया। तो इस प्रकार से उस बेस पीरियड को मानकर
अनुमान लगा कर ही हम उसमें हम देखेंगे जो भी बेस पीरियड हो। यदि 1 माह है तो 1 माह में मशीन कितने घंटे चली वो समय लेना पड़ेगा। 1 साल है तो 1 साल में मशीन कितने घंटे चली वो लेना पड़ेगा हमें बेस पीरियड। इसलिए लेंगे क्योंकि जो हम आगे एक्सपेंसेस के बारे में मैं डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, उस डिटेल इंफॉर्मेशन में अपने को यह आवश्यकता होगी क्योंकि उन एक्सपेंसेस को भी इस बेस पीरियड के आधार पर परिवर्तन करना पड़ेगा। एक मशीन का उस समय विशेष में उस मशीन के कितने खर्च हुए ये हमें निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो सेकंड वाला पॉइंट, ये थर्ड वाला पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि बेस पीरियड प्रश्न में उपलब्ध हो, हिंट्स दे रखी हो, डायरेक्ट दे रखा हो, तो उसका अनुपालन हमें वैसा का वैसा ही करना है। परंतु किसी प्रश्न में स्पष्ट कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि बेस पीरियड क्या रखना है, तो ऐसी दशा में हम प्रश्न को पढ़ेंगे और उस पढ़ने के बाद में हम यह डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा बेस पीरियड लेना सुविधाजनक होगा। उस सुविधाजनक पीरियड को लेकर हम सवाल को हल करेंगे। मैं इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा बेस पीरियड वाला होता है, इसका हमें निर्धारण करना रहता है। प्रश्न में यह बेस पीरियड कभी कभी तो हमें डायरेक्ट दिया होता है कि 1 माह में मशीन 500 घंटे चलती है, 1 माह में मशीन 200 घंटे चलती है, 1 माह में मशीन 100 घंटे चलती है, या 1 साल में 2000 घंटे चलती है, ये स्पष्ट दिया हुआ है, तो कोई समस्या नहीं है। परंतु किसी किसी प्रश्न में हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे उसने बोला कि एक साल प्रत्येक जो है वो संडे जो है वो अवकाश का दिन होता है। शनिवार के दिन मशीन 4 घंटे चलती है, शेष दिनों में मशीन 8 घंटे चलती है। इसमें जो है वो छुट्टी के दिन भी दे दिए कितने दिन अवकाश रहता है, जिसमें 2 शनिवार भी आते हैं। इस प्रकार से हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। 1 घंटे में मतलब सोमवार से शनिवार शुक्रवार तक तो 8 घंटे मशीन चल रही है, शनिवार के दिन 4 घंटे मशीन चल रही है। तो इस प्रकार से इस ऐसे सवाल जब जिसमें स्पष्ट एकदम जानकारी नहीं हो, तो फिर आपने को इन घंटों का निर्धारण करने के लिए जो जानकारियां दे रखी है, उन जानकारियों का वैसे के वैसे ही अनुपालन करके और फिर अपने को मशीन घंटा निकालना। इसमें भी कभी कभी दोस्तों हमें टोटल आवर्स निकाल लिए, उसके बाद में भी देते हैं कि इसमें से मशीन 90% चलती है या 10% उसका समय व्यर्थ समय होता है। तो आपको आवर्स निकालने के बाद उसमें जो निर्देश दे रखे उस आधार पर उतने समय फिर वापस वेस्टेज टाइम के कम करना पड़ेगा। वेस्टेज टाइम कम होने के बाद में फिर जो आवर्स आएंगे वो आपका मशीन आवर रेट कहलाएगा। और भी अलग अलग और तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखें, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी होगी और इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी होगी। दोनों ही पोजीशन में हमें एक मशीन के निर्धारित जो समय है उसमें कितने घंटे वर्क किया, ये आपको इस तीसरे नंबर में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने में स्टार्ट करने में महत्वपूर्ण हमारा ये पार्ट इसमें रहता है। फोर्थ है जो व्यय मशीन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, उनकी संपूर्ण राशि को मशीन पर आवंटित कर दिया जाता है। देखिए मशीन ओवरहेड में यदि आपको स्पष्ट दे रखा है कि वे डायरेक्ट रूप से मशीन से संबंधित ही है, तो निश्चित है कि जब मशीन के ही है तो उसको डायरेक्ट ऐसा यूज कर लें कि 1 घंटे में उस व्यय का कितना खर्च हुआ उस मशीन पर ये निकल जाएगा। इसमें हमारी समस्या नहीं है। दूसरा ये फिफ्थ पॉइंट देखें, जो फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे होते हैं
जो प्रत्यक्ष रूप से किसी मशीन से संबंधित नहीं होते हैं उसे उपयुक्त आधार पर बांटा जाएगा। मतलब ये तीनों पॉइंट, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सवाल करने में तीनों पॉइंट हमें काम आएंगे। फर्स्ट वाला पार्ट, मशीन कितने घंटे चलेगी, उसका बेस क्या है, पहले बेस लें और फिर उसके बाद में उसके आवर्स निकालें कि कितने घंटे चली। सेकंड पार्ट हमारा जो है वो ऐसे वे जो डायरेक्ट मशीन से संबंधित होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को इसमें लेते हैं। और तीसरा पार्ट जो है वो पांचवा पॉइंट वो ये है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट उस मशीन से संबंधित नहीं देते हैं, अर्थात ये हुआ कि यदि फैक्ट्री में 5 मशीन है या फैक्ट्री में जानकारी है, उसमें से एक मशीन का खर्च निकालना है, खर्च टोटल है, तो ऐसी दशा में हम बेस क्या रखेंगे, वो आधार क्या रहेगा, वो निकालना पड़ेगा। तो ये खर्च 2 भाग में पार्ट है, चौथा और पांचवा, और बाकी ऊपर वाला पार्ट। अब जो हमारा पहला पार्ट था जिसको मैंने बताया था वो अब हमने समझ लिया है। अब हमें समझना है इस चौथे और पांचवें पॉइंट को डिटेल में, क्योंकि इसी आधार पर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो देखें मशीन ओवरहेड की गणना की विधि कैसी है। दोस्तों इनमें खर्चों को 2 पार्ट में डिवाइड दिया है। पहला है स्थायी व्यय, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस जितने भी हैं वो ये जो हमारा 5th नंबर पॉइंट है, जो डायरेक्ट मशीन से संबंधित सामान्यतः खर्च नहीं दिए होते हैं, वह फैक्ट्री से संबंधित खर्च दिए होते हैं, तो निश्चित है कि ऐसे सभी एक्सपेंसेस को हमें उस मशीन के कितने खर्च है यह निकालना पड़ेगा। परंतु इसके पहले कैसे निकालेंगे, आधार क्या होगा, इसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि स्थायी व्यय, स्टैंडिंग चार्जेस जो होते हैं, ये स्टैंडिंग चार्जेस हम ये जो 3 नंबर पॉइंट है हमारा आधार, ये आधार यदि हमने मासिक माना है तो जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस है ये मासिक उस मशीन विशेष के एक मशीन के और एक माह के खर्च लेना पड़ेंगे, मतलब मासिक आधार। यदि आधार हमारा वार्षिक हो तो हमें सभी खर्चों को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक साल में एक मशीन के खर्च कितने। दोस्तों इसमें ध्यान क्या देना है, उदाहरण कि ये जो खर्च हमें कोई दे रखा है, हमने आधार माना, बेस माना 1 साल, और 1 साल बेस मानने के बाद में जब प्रश्न को हमने हल किया तो ऐसी दशा में वहां पर हमें खर्च दे रखा है 1 माह का, तो हमें आवश्यकता है वर्ष की, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 12। इस प्रकार से उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, वर्ष में, 1 साल में, क्योंकि हमारा बेस साल है। यदि प्रश्न में हमें एक्सपेंसेस क्वार्टरली दे रखे, 3 माह के दे रखे, हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1 साल मतलब 12, 3 माह 1 साल में 4 बार आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एक्सपेंसेस हमें 3 माह का दे रखा है उसमें गुणा 4 का करके उसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। उसी प्रकार यदि हमें जानकारी 1 सप्ताह की दे रखी हो तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 52 का गुणा करेंगे, और यदि हमें अर्धवर्ष दे रखा हो तो 1 साल में अर्धवर्ष 2 बार आते हैं, तो 2 का गुणा करके और फिर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब जो भी बेस हो, ईयर की जानकारी हो और मासिक बेस हो, तो उसके लिए आपको वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब भाग देना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम ये ध्यान रखें कि ये जो स्थायी एक्सपेंसेस है वो हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, एक मशीन का एक निर्धारित जो समय है उस निर्धारित समय में कितना खर्च हुआ वो हमें सभी एक्सपेंसेस के लिए निकालना है। यदि ये एक्सपेंसेस उस निर्धारित अवधि के पहले से ही दे रखे हैं, एक ही मशीन के
पहले से ही दे रखे हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को डायरेक्ट लिखेंगे, कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब है हमारा स्पष्ट है कि यदि मशीन ओवरहेड के लिए हमारा जो निर्धारण किया है, तो निर्धारण ट्रेड का और एक मशीन का ही दे रखा है जो हमें निकालना है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इन एक्सपेंसेस में कुछ खर्च हमने ले रखे हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? यदि पूरे फैक्ट्री के खर्च दे रखे हैं, तो ऐसी दशा में उनका बेस क्या होगा कन्वर्ट करने का? तो फर्स्ट है रेंट, रेट्स एंड टैक्स, किराया, दर एवं कर। अब टैक्स में सभी आ गए, म्युनिसिपल टैक्स भी हो सकता है या फिर हमारा प्रॉपर्टी टैक्स भी हो सकता है, ये सभी इसमें हम ले लेते हैं। तो यदि प्रश्न में ऐसा खर्च दे रखा है और फैक्ट्री पूरी फैक्ट्री का दे रखा हो, तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? तो इसमें जो है वो है, पहला बेस होता है मशीन द्वारा घेरे गए स्थान के आधार, और एक बेस होता है श्रमिकों की संख्या के आधार। यदि प्रश्न में घेरा गया स्थान दे रखा हो कि उस मशीन ने कितना स्थान घेरा है, तो ऐसी दशा में उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। उदाहरण के लिए 4 मशीन लगी है और चारों मशीनें एक समान है, बराबर बराबर है, तो हम एक मशीन का खर्च यदि लेना है, तो हमें 4 मशीन मतलब हमारा खर्च कितना होगा? 1/4, 1/4। तो जो भी बेस है उसमें कन्वर्ट करा कारखाने का खर्च और उसका 1/4 करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा जो है रेंट टैक्स आ जाएगा। यदि प्रश्न में घेरा गया स्थान नहीं दे रखा है, तो उस पोजीशन में फिर हमें, यदि प्रश्न में मजदूरों की संख्या दे रखी हो, तो उस संख्या को हम यहाँ पर लेंगे। जैसे 4 मशीन है, टोटल मजदूर 20 है, टोटल श्रमिक 20 है, और उस 20 में से इस मशीन पर 2 ही श्रमिक काम करते हैं, तो 2/20 इस प्रकार से इसका निर्धारण करेंगे। पर सामान्यतः सही जो है, ज्यादा बेस्ट जो है वो कौन सा है? स्थान आधार। अब इसका कारण भी समझे, क्योंकि यदि कारण नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, फिर रटने वाली बात हो जाएगी। क्यों हुआ? रेंट, किराया दे रहे हैं, मान ले 15x15 का एक कमरा किराए से ले रखा है, उसमें 4 मशीन लगा रखी है और उस कमरे का किराया जो है वो 20,000 रुपए। अब हम जो मशीन कर रहे हैं, 4 समान मशीन है, हम जो मशीन कर रहे हैं उसमें उसका कितना पार्ट, तो सामान्य विचार करें कि कितना, जितना पार्ट उसने घेरा है उसका उतना खर्च कहलाएगा, अर्थात 20,000 का 1/4, तो वो जो है वो उसका हो गया 5,000 रुपये। तो सबसे बढ़िया सही बेस तो कौन सा है? स्थान के आधार पर। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, तो प्रॉपर्टी टैक्स कितना लेंगे कि आपके कारखाने ने जितनी स्थान घेरा है उसके आधार पर टैक्स का निर्धारण है। तो इस प्रकार से ये जो निर्धारण है उसका आधार यही है, अर्थात ऐसे यदि खर्च दे रखे हों, तो ऐसी दशा में हम स्थान के आधार पर जो है वो लेते हैं, नहीं हो तो फिर और कोई दूसरा बेस हो सकता है जो भी वहां पर दे रखा है। लाइटिंग के खर्च, लाइटिंग में भी श्रमिकों की संख्या, जैसे अभी मैंने उदाहरण लिया था, इस आधार पर इसको निकालें। यदि दे रखा हो तो पहला बेस ये, और यदि नहीं हो तो फिर मशीन द्वारा घेरे गए स्थान। पर इन दोनों के पहले भी यदि प्रश्न में हमें कितनी लाइट यूनिट कंज्यूम करता है, यूज करता है वह मशीन यदि दे रखी है और प्रति यूनिट खर्च क्या है, ऐसा कुछ दे रखा है लाइट के बारे में, तो फिर उसका यूज डायरेक्ट आएगा। ये आपको ये दोनों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि बल्ब लगा रखे हैं कि 5 बल्ब लगे हैं या 5 ट्यूबलाइट लगी है और प्रत्येक ट्यूबलाइट 1 माह में इतनी यूनिट कंज्यूम करती है और प्रति यूनिट खर्च इतना आता है, इस प्रकार से जानकारी दे रखी है, तो पहले सबसे पहले ज़्यादा उचित वो है। उसके बाद में फिर आपको जो सी जानकारी दे रखी हो, तो श्रमिक संख्या हो तो बेस्ट वो ले पहले, नहीं हो
तो मशीन द्वारा घेरे गए स्थान के आधार पर इन व्ययों का बंटवारा करना होगा। घेरे गए स्थान के आधार पर अभी हमने समझा था, उसका तरीका सेम वही का वही रहेगा। अगला है श्रम कल्याण कैंटीन राष्ट्रीय बीमा योजना है। वापस हम विचार करते हैं कि लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस या कैंटीन एक्सपेंसेस या नेशनल इंश्योरेंस स्कीम जो श्रमिकों के बीमे से संबंधित है, यदि ये टोटल खर्च दे रखा हो तो हमें स्वयं विचार करना चाहिए क्या होगा कि जिस मशीन पर जितने श्रमिक काम कर रहे हैं वो कैंटीन जाएंगे तो उतने ही ज्यादा उनका खर्च होगा, कम होंगे तो कम खर्च होगा, ज्यादा होंगे तो ज्यादा। वैसे ही बीमा, श्रमिकों की संख्या ज्यादा होने पर ज्यादा बीमा पॉलिसी के आपके पैसे में बनेंगे और कम होगा तो कम बनेंगे। वैसे ही अन्य जितने भी खर्च जो कि श्रमिक के कल्याण के लिए, श्रमिक की सुरक्षा के लिए, श्रमिकों के अन्य कोई कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम या अन्य कोई एक्टिविटी यदि आप करवा रहे हैं तो ऐसी दशा में वे एक्सपेंसेड 100% उस मशीन पर कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, कुल कारखाने में कितने श्रमिक है, उन श्रमिकों की संख्या का आनुपातिक, जैसे पिछले उदाहरण में कि टोटल श्रमिक वहां पर 20 है और इस पर 4 कर रहे हैं तो 4/20 निकालेंगे, जो भी हमारा बेस स्प्रेड है उस खर्च का, इस प्रकार से हम निकालेंगे। और भी कोई एक्सपेंस, ये देखो ये उदाहरण है, और भी कोई एक्सपेंसेस यदि आपके पास आ जाए और हमें दिख रहा है कि निश्चित है कि ये श्रमिकों से संबंधित है, तो आप बेझिझक होकर उस एक्सपेंसेस को उस मशीन पर कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं उस आधार पर ले लेंगे। निरीक्षक का व्यय, पर्यवेक्षक या फोरमैन का वेतन है ना, तो ये सुपरवाइजर या फोरमैन का या इंस्पेक्टर जो है उसका यदि खर्च टोटल दे रखा है तो उसका निर्धारण इस मशीन पर कैसे करेंगे, तो यह लिखा मशीन पर व्यतीत किए गए समय के आधार पर। वापस सोचे कि ऐसा क्यों किया गया, तो एक सिंपल बात है, 4 मशीन का हम उदाहरण ले रहे हैं। 4 मशीन है, चारों एक समान थी, एक टेक्नोलॉजी वाली है, परंतु एक मशीन ऐसी है जो बार बार खराब होती है। वहां पर जो है वो सुपरवाइजर जो है या वो हमारा फोरमैन ये ज्यादा समय देते हैं, इसलिए देते हैं कि वो मशीन बार बार जो है वो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आती है और मशीन बंद, तो व्यक्ति क्या करेगा कि वहाँ 4 मशीन देख रहा है और उस 4 मशीन में से उसका जितना समय था उसमें से उसने कितना समय उस मशीन पर दिया, उस मशीन से संबंधित वो खर्च होगा, क्योंकि आपको उस मशीन विषय के खर्च निकालना। जैसे उदाहरण के लिए 4 मशीन तो है, परंतु उस 4 मशीन में एक व्यक्ति जो सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर अपना 50% समय एक मशीन पर देता है, शेष 3 मशीन पर वह शेष बच्चा 50% समय देता है। हमें निकालना है, उसका हमें लेना है यदि, तो क्या करेंगे कि टोटल सैलरी का, जैसे 20,000 वेतन है, तो यहाँ पर अपने को इस मशीन में उसका 50% खर्च यहाँ पर लिखना। क्यों? क्योंकि अपने समय का अधिकतम पार्ट उसने या जितना भी पार्ट उसने इस मशीन पर लगाया है, निश्चित है इस मशीन में उतना ही भाग जुड़ेगा। तो पहला पार्ट जो सबसे महत्वपूर्ण जो सही है वो है व्यतीत किए गए समय के आधार पर यदि नहीं दे रखा हो कि कितना समय देता है, तो ऐसी दशा में मशीन पर कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर, मतलब कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, हम जो उदाहरण ले रहे हैं बार बार वो 20 में से 4 मतलब 4/20। मशीन का बीमा, मशीन का बीमा तो निश्चित है कि बीमा किस आधार पर होता है,
मशीन की कीमत के आधार पर। इंश्योरेंस जो होता है वो किस आधार पर होता है? मशीन की कास्ट, कीमत क्या है, कीमत के आधार पर इंश्योरेंस। तो निश्चित है कि जब कारखाने में मशीन है, उसमें से इस मशीन जिसका हम निकाल रहे हैं उसकी कीमत कितनी है, उसका परसेंटेज या निकाल लें या फिर आनुपातिक कर लें। जैसे उदाहरण के लिए चारों मशीनें 4 लाख की है और इस मशीन की कीमत यदि 75,000 रुपये है और हमने बीमे के यदि 40,000 रुपये दिए हों तो 40,000 गुणित 75,000 बटे 4। इस प्रकार से इस मशीन के बीमे की राशि हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ये मशीन का बीमा यदि है तो मशीन के आधार पर होगा, और कोई बीमा होगा यदि श्रमिकों का बीमा होता है तो श्रमिक की संख्या के आधार पर, मशीन का बीमा तो मशीन की कीमत के आधार पर। चिकनाई, तेल, रुई, गूदड़ और उपभोग सामग्री, ये सभी चीजें। दोस्तों सामान्यतः ये जो खर्च होते हैं ये मशीन को संचालित करने के लिए किए जाते हैं। ये सामान्य खर्च है। तेल लगता है, उसमें आपको बार बार सफाई के लिए कपड़े इत्यादि लगते हैं और अन्य सामग्री लगती है। ये सामान्यतः प्रश्न में एक मशीन के दिए होते हैं, तो आप उस एक मशीन के खर्च को वैसा ही यूज करें। 4 समान मशीन लगी है और कारखाने के टोटल ले दे तो 1/4 कर ले डायरेक्ट आपको इसमें। तो इसमें कोई विशेष आपको जो है वो कौन सा रेशो में विभाजित करना है ये नहीं, आपको ज्यादा डिसीजन इस प्रकार के खर्चों में। आखिरी में लिखा है अन्य स्थायी व्यय। और भी कोई एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो आपको यह देखना होगा कि उस व्यय की प्रवृत्ति क्या है। क्या वह श्रमिकों को प्रभावित करता है, क्या वह स्थान से प्रभावित है, क्या वह बिजली से संबंधित है तो बिजली में कितना यूनिट यूज कर रहा है, ऐसा कुछ दे रखा हो। तो मशीन का बीमा है तो मशीन से, तो वो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी एक्सपेंसेस दे रखा है वो एक्सपेंसेस किस नेचर का है। जिस नेचर से संबंधित हो उस नेचर के आधार पर आपको मैंने आधार कैसे सोचा गया ये मैंने बताया है, तो आप उसको उसका निर्धारण करें और इन सब का जो टोटल लगेगा वो टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, वो कहलाएंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस के लिए मैंने पहले बताया था आपको कि एक निर्धारित समय जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है उसके आधार पर एक मशीन का खर्च देना है। जैसे मान लें कि एक साल में मशीन 2000 घंटे काम कर रही है, हमने बेस 1 साल लिया है, 2000 घंटे हमने बेसिक समय लिया है। इन सभी खर्चों को हमने कन्वर्ट एक मशीन का 1 साल का खर्च हमने कर लिया है और इसकी हमने जब टोटल लगाई वो आई 10,000 रुपये। दोस्तों ये 10,000 रुपये जो है एक मशीन के 1 साल के खर्च है, जबकि हमें क्या चाहिए, मशीन आवर रेट, मतलब एक मशीन के 1 घंटे के खर्च। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल बात है कि 1 साल के जो खर्च 10,000 है उसमें 1,000 घंटे मशीन काम कर रही है, अर्थात हमारा 1 घंटे का खर्च हुआ 5 रुपए। तो इस प्रकार से हम ये फर्स्ट वाला पार्ट निकालेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस। सेकंड है मशीन या मशीन व्यय या परिवर्तनशील व्यय। मशीन चार्जेस, मशीन एक्सपेंसेस। मशीन चार्जेस या मशीन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मशीन विशेष से संबंधित डायरेक्ट है। ऐसी दशा में इसमें कारखाने के पूरे जितनी मशीन है उनकी राशि शामिल, उनकी जानकारी इंक्लूड नहीं है। ये पर्सनल है, डायरेक्ट है, जो हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था। कौन से नंबर पर, ये आपका जो पॉइंट था नंबर 4 वाला, इस 4 के बाद ये अभी हमने जो स्टैंडिंग पढ़ा वो कौन सा था, नंबर
5 वाला। अब इस 4 नंबर पॉइंट के बारे में हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, है ना, ये मशीन से पर जो है वो सिर्फ मशीन से संबंधित होते हैं। तो ऐसी दशा में इन खर्चों को हम कैसे लेते हैं, ये हमारा पॉइंट अब आया। यहाँ पर ये मशीन एक्सपेंसेस या मशीन चार्जेस इस मशीन से ही संबंधित दे रखे, कारखाने से रिलेटेड कोई भी इनमें खर्च नहीं है, टोटल कारखाने के खर्च को इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट इसमें है डेप्रिसिएशन, मूल्य राशि या राशि अवक्षय। डेप्रिसिएशन 1 घंटे का, ये जितने भी एक्सपेंसेस है, पहले तो मैं बता दूं, ये जितने भी एक्सपेंसेस है एक मशीन के तो दे रहे हैं, एक मशीन के 1 घंटे के डायरेक्ट निकालना है। ऊपर वाले पार्ट में क्या क्या था, एक बेस बनाया था, एक हमने पीछे उदाहरण चल रहा था हमारा 1 साल, तो हमने क्या किया था, एक मशीन के 1 साल के खर्च में सबको कन्वर्ट किया था। पर यहाँ आपको कन्वर्ट नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, एक मशीन का 1 घंटे का खर्च आपको डायरेक्ट लेना है, कोई बेस यहाँ पर ध्यान आपको नहीं रखना है। अब डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन आपने पहले जो है वो डेप्रिसिएशन के सवाल किए थे, वहां पर एक मेथड थी, उस मेथड में आपने फिक्स्ड मेथड जो थी, फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत आपने एक टाइप के सवाल में एक फार्मूला यूज किया था डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, वो था कास्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। यह हम यहाँ पर यूज करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, कास्ट प्राइस। दोस्तों, कास्ट प्राइस में जितने में मशीन खरीदी, मशीन के खरीदने, उसको लाने और उसको लगाने, इन सभी स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इन सभी खर्चों का टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने के बाद में जो आएगा वो कास्ट के लाएंगे, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप का मतलब क्या हुआ कि ये एक निश्चित समय, जैसे हमने माना कि मशीन 10 साल चलेगी और इस 10 साल चलने के बाद में मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी बेचेंगे तो स्क्रैप की, तो वो कहलाएगा स्क्रैप प्राइस, उसमें से माइनस करना है। तो इस प्रकार से ये हमारी हो गई मशीन की टोटल खर्च। हमें निकालना है 1 घंटे का, तो क्या करेंगे, अपान में बटे में पूरे जीवन काल में मशीन कितने घंटे चलेगी उसका भाग दें। प्रश्न में हमने निकाला कि मशीन 1 साल में 2000 घंटे चल रही है और मशीन चलेगी 10 घंटे 10 वर्ष, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, तो 2000 गुणित 10 मतलब 20,000। यदि जीवन काल के पूरे घंटे 20,000 पहले से दे रखे तो आपका टेंशन समाप्त, डायरेक्ट 20,000 का भाग दे दे। यदि आपको नहीं दे रखे, आपको दे रखा है वार्षिक समय और 10 साल चलेगी, तो गुणा कर दें और टोटल वो उसके समय कितना चलेगी उसका भाग दे दें। इस प्रकार से 1 घंटे का डेप्रिसिएशन निकलेगा, उसको हम भाग देंगे। अब पहली बात हमने रखी। सेकंड ये, यदि प्रश्न में 1 साल की हमें डेप्रिसिएशन दे रखा तो क्या करें, 1 साल के घंटे का भाग दे दें। यदि प्रश्न में 1 घंटे का ही डेप्रिसिएशन दे रखा है तो आपका टेंशन समाप्त, डायरेक्ट आप 1 घंटे का ले लें। तो जो भी आपको बेस दे रखा हो उस बेस को ध्यान दें और उस बेस को ध्यान देकर एक मशीन का 1 घंटे का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा वो निकाल कर यहाँ पर लिखना है। सेकंड है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय। यहाँ भी ध्यान रखें कि रिपेयर में कितने खर्च होते हैं, उसके मेंटेनेंस में कितने खर्च होते हैं, वो हमें 1 घंटे का खर्च लेना है उस मशीन विशेष का। ये भी दोस्तों बिल्कुल 100%, यदि 1 घंटे का दे रखा हो तो डायरेक्ट लिख दें, आपका टेंशन समाप्त।
यदि प्रश्न में 1 साल का दे दिया है तो 1 साल में कितने घंटे मशीन चलेगी उसका भाग दे देंगे और 1 घंटे के खर्च आ जाएंगे। यदि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्च हमें पूरे जीवन काल के दे रखे हैं तो पूरे जीवन काल में मशीन कितने घंटे चलेगी उतने समय का भाग दे दें और 1 घंटे का खर्च हम निकाल। तो इस प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हो गया कि आपको इंफॉर्मेशन किस प्रकार से दे रखी है। फिर है पावर, शक्ति। पावर सामान्यतः प्रश्न में 1 घंटे में कितने यूनिट्स यूज करती है वो दिया होता है सामान्यतः, और प्रति इकाई रेट क्या है वो होता है और हम क्या करें कि 1 घंटे का खर्च मतलब उसमें गुणा करके और निकालें। स्टीम एंड वाटर, सामान्यतः स्टीम और वाटर का जो एक्सपेंसेस है वह एक्सपेंसेस 1 घंटे का ही दिया होता है तो वैसा का वैसा ही लिख दिया। ये मशीन से संबंधित सामान्यतः हमें 4 एक्सपेंसेस, 4 टाइप के मैक्सिमम अपने को खर्च आएंगे। हमने सभी का बेस 1-1 घंटे का निकाल लिया है, इन सब की टोटल लगाएंगे और बाहर 2 कॉलम बनाएंगे अमाउंट का, उसको बाहर लिखेंगे तो उसमें अपने को टोटल मशीन एक्सपेंसेस 1 घंटे के कितने हैं। दोस्तों पहले हमने निकाले थे, वो निकाले थे बाहर 1 घंटे में स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, बाद में हमने निकाले 1 घंटे में जो है मशीन एक्सपेंसेस, मशीन चार्जेस कितने हैं। दोनों ही खर्च को टोटल लगाया तो हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा मशीन ओवरहेड। मतलब एक मशीन 1 घंटे यदि चलेगी तो ऐसी दशा में उस मशीन के एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये एक्सपेंसेस हमें मालूम पड़ जाएंगे। प्रश्न में और भी हम समझ सकते हैं कि इसका लाभ क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है यह उन संस्थाओं में अधिक प्रयोग किया जाता है जहाँ कारखाना, उपरिव्यय, मशीनों की अधिकता होती है। मशीनों का प्रयोग होता है ज्यादातर और प्रोडक्शन होता है, वहां पर ये पद्धति यह मेथड ज्यादा प्रयुक्त होती है। इस पद्धति द्वारा विभिन्न मशीनों की सापेक्षिक कार्यक्षमता मापी जा सकती है। मालूम पड़ेगा कि मशीन कितने घंटे चल रही, क्या चल रही है, ये सब हमें आपस में इनके खर्च के बारे में जानकारी मिलती है। इस पद्धति के द्वारा मशीन के कार्यहीन समय की भी जानकारी मिल जाती है। मैंने पहले बताया था आपको, जब समय का निर्धारण हम कर रहे थे वहाँ पे एक उदाहरण लिया था मैंने, उसमें बताया था कि कार्यहीन घंटे हम जो है वो घटाएंगे तो अलग अलग मशीन का यदि हम निकाल रहे हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी मशीन कितने घंटे चल रही है और उसका एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, वो हमें मालूम इस पद्धति के माध्यम से चल जाएगा। इस पद्धति से यह निर्णय लेने में सुविधा होती है कि मानवीय श्रम की जगह मशीन का प्रयोग कहाँ तक लाभदायक है। मतलब हम पहले प्रोडक्शन यदि मनुष्य के माध्यम से करें तो क्या हमारी कास्टिंग रहेगी, और यदि हम यह मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा डायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसी दशा में हमारी कास्टिंग क्या आएगी। यदि हमारा कास्ट खर्च श्रमिकों के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करने में ही कम आ रहा हो तो ऐसी दशा में मशीन के माध्यम से खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है कि उसकी हमारी टोटल कास्टिंग बढ़ जाएगी। यदि कास्टिंग कम आती हो तो ऐसी दशा में मशीनों का प्रयोग करना उचित होगा। यह पद्धति उत्पादन की लागत का अनुमान करने, प्रमाप स्थापित करने तथा विक्रय मूल्य निर्धारण हेतु उपयोगी होती है। तो एक तो स्टैंडर्ड कास्टिंग, मतलब अनुमान लगाएं कि हम खर्च कितने लें। ओवरहेड्स 3 स्टैंडर्ड कास्टिंग के चैप्टर हमने पढ़े थे, उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड
तो इस प्रकार से 3 हमारे हेड थे, तो उसमें भी हम इसका खर्च कितना अनुमानित करें, यह उत्पादन लागत क्या आएगी मशीन के माध्यम से, उसमें भी हमारा इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और यदि उत्पादन लागत मालूम पड़ी तो ऐसी दशा में यह क्या रहेगा, यह हमें मालूम पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेल्स प्राइस डिसाइड करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस प्रकार से मशीन ओवरहेड के ये लाभ है। इसके दोष कहे जाते हैं कि श्रम प्रधान उद्योगों में इस पद्धति को नहीं अपनाया जा सकता। निश्चित है कि मशीन ओवरहेड जहां पर मशीन का प्रचलन ज्यादा होगा वहीं काम आएगा, जहां मशीनें प्रचलन में नहीं आती है वहां पर इसका कोई औचित्य नहीं है। अनेक व्यय ऐसे होते हैं जो मशीन परिचालन से कोई संबंध नहीं होता है। मशीन घंटा दर ज्ञात करने में ऐसे व्यय का विभाजन करना समस्या हो जाती है। बहुत सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट संबंधित नहीं है उसको विभाजित करना बहुत समस्या आती है। और मशीन ओवरहेड का जो है वो प्रारूप जो है वो बहुत जटिल है। जटिल प्रारूप होने के कारण मशीन ओवरहेड निकालने में समस्या आती है। इस प्रकार से ये जो है उसकी दोष है। इन दोषों के और ये लाभ और मशीन ओवरहेड कैसे निकालेंगे, ये सभी हमने आज डिटेल में देखा। यह बेस यदि हम ध्यान से समझ लें तो निश्चित है कि हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। फिर एक बार ध्यान याद दिला दूं कि हमारे 3 पार्ट इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे। पहला पार्ट कि समय का निर्धारण, बेस पीरियड का निर्धारण। दूसरा पार्ट था वो था स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम एक निश्चित समय जो है वो हम लेते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है वो आज का लेक्चर समाप्त होता है। यह